नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया है, टाइटल में पढ़ लिया है। दोस्तों, यह नया नियम RBI का 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुका है। यह पुराने लोन्स पर भी लागू होगा 1 अप्रैल 2024 के बाद, और जो नए लोन बांटे जाएंगे 1 अप्रैल 2024 के बाद उन पर भी लागू होगा। तो जी हाँ दोस्तों, RBI का बड़ा फैसला है। जो ग्राहक हैं, लोन लेने वाले लोग हैं, उनके हित में RBI ने बड़ा फैसला लिया है। तो अब आपको किन लोन पर ब्याज नहीं देना है, किनको ब्याज नहीं देना है, यानी कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जिनको ब्याज यहाँ पर नहीं देना है वो, और दूसरी चीज है कि किस लोन पर यह लागू होगा, किन लोन्स पर आपको ब्याज नहीं देना है। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको A to Z देने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर दो बातें समझनी होंगी। आप बैंक से किसी तरह का कोई भी लोन लेते हैं, वो होम लोन हो सकता है, कार लोन हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, अन्य कोई भी लोन हो सकता है। बैंक आपको दो तरह के लोन प्रोवाइड करता है। उसमें एक लोन बैंक आपको देता है फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर, और एक लोन बैंक आपको देता है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पर। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये होती है कि आप कौन सा लोन ले रहे हैं। फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर आपको बैंक लोन दे रहा है या फिर रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है। और लोन लेने से पहले आप अपनी बैंक से जरूर पूछिए कि आप हमें जो लोन दे रहे हैं ये फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर दे रहे हैं या फिर रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पर दे रहे हैं। फ्लैट में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन दिया। एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने वाला हूं, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको लोन फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर लेना चाहिए या फिर रिड्यूसिंग में लेना चाहिए। इसी में आपको आगे इस बात का भी उत्तर मिल जाएगा कि आपको किन लोन पर ब्याज नहीं पड़ेगा। RBI का जो नया नियम है ये किन लोन्स पर अप्लाई होगा। तो दोस्तों, आप जब उनसे लेते हैं, मान लीजिए आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, वो बोलता है कि हम आपको 12% के फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे। अब 5 लाख रुपए का आपको लोन है, आपने उसे 3 सालों के लिए लिया। तो 5 लाख रुपए का जो लोन होगा 3 सालों के लिए आप लेते हैं 12% वार्षिक ब्याज की दर पर। अब दोस्तों, फ्लैट में क्या होता है कि जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होता है, यानी जितना भी रुपया आप लोन लेते हैं, 5 लाख रुपए आपने लोन लिया है, अब उसमें वो बैंक क्या करता है कि जो फ्लैट इंटरेस्ट रेट होते हैं उसमें वो आपके ऊपर 12% इंटरेस्ट 5 लाख रुपए पर पहले साल भी लगाएगा, दूसरे साल भी लगाएगा और तीसरे साल भी लगाएगा। यानी 12 पंचे 60, ये 60,000 रुपए आपका जो ब्याज होगा पहले साल होगा, दूसरे साल का भी ब्याज आपका 60,000 रुपए होगा और तीसरे साल का भी ब्याज आपका 60,000 रुपए होगा। यानी 3 सालों में आप कुल 1,80,000 रुपए ब्याज पे करेंगे उस बैंक को, क्योंकि आपने 12% की दर से फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर आपको बैंक ने लोन दिया है। फ्लैट में आपका जो अमाउंट है, लोन का अमाउंट है, वो तो घटता जाता है, लेकिन वो इंटरेस्ट पहले ही आपसे 5 लाख रुपए पर चार्ज कर लेते हैं तीनों सालों का। वही अगर हम रिड्यूसिंग की बात करें तो दोस्तों, रिड्यूसिंग में क्या होता है, रिड्यूसिंग में होता है कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए लोन लिया। ये दोनों उदाहरण देकर मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपने जो फ्लैट वाला था उस पर आपने ब्याज दिया 1,80,000, कुल आपको 3 वर्षों में अदा करना पड़ा 6,80,000 रुपए। 1,80,000 आपने ब्याज दिया, 5 लाख आपका प्रिंसिपल था, तो 5 लाख प्रिंसिपल और 1,80,000 ब्याज मिलाकर के 6,80,000 आपको पे करना पड़ा। वहीं अगर आप ये रिड्यूसिंग में आपको बैंक लोन देता है, उसकी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, और 3 वर्षों के लिए आप ये लोन लेते हैं, 5 लाख रुपए का ही लोन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा कि जब इसमें रिड्यूसिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका लोन अमाउंट घटता जाएगा, यानी आउटस्टैंडिंग आपकी घटती जाएगी, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी घटता जाएगा। क्योंकि पहले महीने जब वो आपसे EMI लेंगे तो आपके ऊपर जो लोन होगा वो 5 लाख रुपए का होगा, तो जाहिर सी बात है आपका ब्याज 5,000 रुपए बनेगा 12% की दर से। उसके बाद मान लीजिए आपकी 15,000 रुपए की अगर EMI है, तो अब अगले महीने आपका जो अमाउंट बनेगा वो 4,85,000 रुपए बचेगा, जो प्रिंसिपल होगा। उस 4,85,000 का जब वो ब्याज लगाएंगे तो वो लगभग 4,800 रुपए बनेगा। तो इस तरह से घटते घटते आपका प्रति माह यहाँ पर आपकी आउटस्टैंडिंग घट रही। जैसे जैसे आप EMI डालते जा रहे हैं तो आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, यानी आपका जो प्रिंसिपल है, वो भी घटता जाता है। जब वो घटता जा रहा है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी घटता जाता है। तो इस तरह से जब आप टोटल में जाएंगे और कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों, जो फ्लैट का इंटरेस्ट था आपका 1,80,000 5 लाख पे, वही अगर ये रिड्यूसिंग वाला आप चेक करेंगे और लास्ट तक ये टोटल कैलकुलेट करेंगे, पहले महीने का 5,000, फिर 4,800, फिर 4,700, फिर 4,400, इस तरह से जैसे जैसे आपकी EMI घटती जाएगी, यानी जो EMI कम होती जाएंगी, उसी तरह जब आप टोटल जाएंगे और टोटल ब्याज देखेंगे कि पहले महीने आपने 5,000 ब्याज दिया, दूसरे महीने आपने 4,800 ब्याज दिया, तीसरे महीने आपने 4,600 ब्याज दिया, उसके अगले महीने 4,400 दिया, फिर 4,000 दिया, फिर 3,500 दिया, और लास्ट में आकर के आपका जो इंटरेस्ट होगा लास्ट इंस्टॉलमेंट में 2 से 4 रुपए बचेगा। तो टोटल जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे कि टोटल ब्याज आपने रिड्यूसिंग में कितना दिया 36 महीनों में, तो ये निकल के आएगा लगभग 1 लाख रुपए। मैंने बहुत मेहनत से इसे तैयार किया है।
तो आप लोग इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 1 लाख रुपए आएगा। तो यहाँ पर आपका जो बेनिफिट हो रहा है वो लगभग 80,000 रुपए का हो रहा। अगर यही लोन आप फ्लैट में लेते तो 1,80,000 आप ब्याज पे करते। वही अगर आपने रिड्यूसिंग में लिया है तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1 लाख रुपए ही ब्याज पे करना पड़ा है। तो आपके लिए रिड्यूसिंग लोन बेस्ट होते हैं। बैंक भी कोशिश करते हैं कि आपको फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर ही लोन देते हैं। तो आप उनसे पूछिए, जब भी आप बैंक से कोई भी लोन लीजिए उनसे पूछिए कि आप हमें फ्लैट इंटरेस्ट रेट पर ही लोन दे रहे हैं या रिड्यूसिंग में दे रहे हैं। आप कोशिश करिए कि आपको जो लोन मिले वो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पर मिले। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई भी लोन लिया, उसकी ईएमआई बैंक या फिर एनबीएफसी ने बना दिया कि आपको प्रति महीने की 2 तारीख को अपनी ईएमआई डालनी है। अब दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए आपकी 40 ईएमआई है, 36 ईएमआई है, 50 ईएमआई है, 5 साल का लोन है, 6 साल का लोन है, तो वहां पर आपकी प्रति माह एक ईएमआई निश्चित होती है। बैंक या एनबीएफसी यानी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उनके द्वारा आपको लोन दिया जाता है। उसके बाद आपकी एक ईएमआई बना दी जाती है। मान लीजिए आपको 10,000 रुपए प्रति माह 2 तारीख को, हर महीने की 2 तारीख को जमा करना है, आपकी इंस्टॉलमेंट है, आप उसे जमा कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए किसी महीने आपसे चूक हो जाती है, आपके पास पैसा नहीं होता है, आप ईएमआई नहीं डाल पाते हैं। जब आप 2 तारीख को ईएमआई नहीं डालते हैं तो बैंक हो या फिर एनबीएफसी हो आपके ऊपर वो पेनाल्टी लगाते हैं। जब वो आपके ऊपर, अब मान लीजिए वो पेनाल्टी 1,000 या 2,000 रुपए हो सकती है, वो पेनाल्टी आपके ऊपर लगा देते हैं। अभी तक क्या होता था कि वो आपके ऊपर जो पेनाल्टी लगाते थे, मान लीजिए बैंक ने 2,000 रुपए पेनाल्टी लगाई आपके ऊपर, और इस तरह से करके जब आपने 60 किस्तों को अदा किया तो उसमें से 10 किस्तें ऐसी थी जो कि ओवर डेट हो गई। यानी 10 किस्तों में उस बैंक या एनबीएफसी ने आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई कि आपने टाइम पर किस्त नहीं दी। उससे क्या हुआ कि ये 10 किस्तें थी तो 10-10 किस्तों में 2-2 हजार रुपए आपका जो पेनाल्टी थी वो हो गई 20,000 रुपए। अब इस 20,000 रुपए को बैंक आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता था या एनबीएफसी आपके उस प्रिंसिपल में ऐड कर देता था। जब उस प्रिंसिपल में आपकी ये पेनाल्टी ऐड हो जाती थी तो उस पर बैंक आपसे कंपाउंडिंग का ब्याज भी लेता था, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपसे वसूलता था, यानी आपसे इंटरेस्ट लेता था। तो आरबीआई ने कहा है कि अब आप जो भी पेनाल्टी लगाएंगे 1 अप्रैल 2024 से इसे लागू कर दिया गया है। बैंक को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं, सभी एनबीएफसी को निर्देश आरबीआई ने जारी कर दिया है कि अगर आप इस तरह की गलती करते हैं तो हम आपके ऊपर पेनाल्टी लगाएंगे और ग्राहक से ली गई इंटरेस्ट आपको वापस करनी होगी। तो वहां पर दोस्तों क्या किया है आरबीआई ने, कहा है कि अब आप जो भी पेनाल्टी लगाएंगे ग्राहक के ऊपर उसे आप प्रिंसिपल में ऐड नहीं कर सकते। पहली चीज, उसे प्रिंसिपल से अलग रखेंगे। प्रिंसिपल का जो अमाउंट होगा वो अलग होगा और जो पेनाल्टी का अमाउंट होगा वो अलग होगा। दूसरी चीज आरबीआई ने यह कर दी है कि जो पेनाल्टी होगी उसके ऊपर आप ब्याज नहीं लगा सकते। उसकी पेनाल्टी 10,000 हो, 20,000 हो, 1,000 हो, 1 लाख हो, आप उसके ऊपर 1 पैसे का भी ब्याज नहीं लगा सकते। पेनाल्टी जितनी लगी है उतनी की उतनी ही पड़ी रहेगी। और दोस्तों आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेनाल्टी के लिए आप अपनी बैंक में माफ भी करवा सकते हैं। पेनाल्टी के लिए आप अपनी बैंक में एप्लीकेशन दे करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि किस कारण से आपने जो पेनाल्टी लगाई, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, मैं पेनाल्टी देने में सक्षम नहीं हूं, मैंने आपसे जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट मैंने पे कर दिया है, मैं इंटरेस्ट तो आपको दे ही रहा हूं, हाँ पेनाल्टी आप मुझे माफ कर दीजिए। तो पेनाल्टी कई बार माफ भी हो जाती है। अगर आप एप्लीकेशन देंगे बैंक में तो वहां पर आप अपनी पेनाल्टी को माफ भी करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आरबीआई ने कहा है कि अब आप लोन पर जो भी पेनाल्टी लगाएंगे, सभी बैंक और एनबीएफसी से कहा है उस पेनाल्टी के ऊपर आप ग्राहक से इंटरेस्ट नहीं ले सकते। अब ग्राहक से जो बैंक्स हैं या एनबीएफसी है वो इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे पेनाल्टी के ऊपर। पेनाल्टी ले सकते हैं लेकिन पेनाल्टी के ऊपर वो इंटरेस्ट नहीं ले सकते और उस पेनाल्टी को प्रिंसिपल में ऐड नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, आरबीआई ने आप लोगों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। और दूसरी चीज हम आपसे एक और बताना चाहते हैं कि लोन आप तभी लीजिए जब आपको बहुत ही आवश्यक हो। लोन कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है दोस्तों। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर हो। तो जरूरत के हिसाब से आप काम करिए और ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्यादा लोन का बोझ आप अपने सर पर बढ़ा लेंगे तो दिक्कतें बहुत बड़ी हो जाएंगी। ये समस्या खासकर क्रेडिट कार्ड वालों के लिए बहुत ज्यादा थी। जो क्रेडिट कार्ड लोग यूज करते हैं वो टाइम पर अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान नहीं कर पाते थे तो उनके ऊपर बैंक से एनबीएफसी पेनाल्टी लगाती थी और उसके बाद उसके ऊपर उनसे इंटरेस्ट चार्ज लेती थी। तो अब यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं या अन्य जो भी किसी तरह का, कुछ ने बाइक लोन ले रखा है, अन्य किसी एनबीएफसी से कोई लोन ले रखा है, कोई मोबाइल परचेज कर रखा है, तो उसके ऊपर अगर आप ड्यू डेट को ईएमआई नहीं दे पाते हैं और वो बैंक या एनबीएफसी आपके ऊपर पेनाल्टी लगाती है तो वो आपसे उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले पाएगी। आरबीआई ने इससे साफ मना कर दिया है कि अगर कोई बैंक या एनबीएफसी ऐसा करता है तो आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो मेल के माध्यम से हो या आप आरबीआई के पोर्टल पर जाकर के लिखित में कंप्लेन कर सकते हैं या आप ऑफलाइन तरीके से भी आरबीआई को स्पीड पोस्ट के माध्यम से मेल कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप उनके जो आरबीआई के टोल फ्री नंबर है उन पर भी आप कॉल करके उस बैंक या एनबीएफसी की शिकायत कर सकते हैं, जिससे आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको वापस मिल जाएगा और आरबीआई उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।